हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक गांव में आलोक अपनी पत्नी सुमित्रा और अपनी बेटी रोशनी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी की उम्र शादी लायक हो गई थी, इसीलिए अब उन दोनों को उसकी शादी की फिक्र होने लगी थी। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, न ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो रोशनी की शादी कर सकें। उनके पास जमीन थी, बस उसी में ही वो खेती करते और अपना रोज का खाना खर्चा चलाया करते। सुनिए जी, अब रोशनी बड़ी हो चुकी है और अब इसकी शादी की उम्र भी हो गई है। अब हमें इसकी शादी करनी होगी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसकी शादी कर सकें। हाँ सुमित्रा, तुम ठीक कह रही हो। अब हमारी बेटी जवान हो चुकी है और इसकी शादी की उम्र निकली चली जा रही है। हमें जल्द से जल्द कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करना होगा और इसकी शादी करनी होगी। क्यों ना इस बार हम खेत में करेले की फसल उगाएं? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इस बार हम करेले की फसल उगाते हैं और उसे मंडी में बेचकर जितने पैसे मिलेंगे हम उनसे रोशनी की शादी करेंगे। हाँ, लेकिन बीज खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है हमारे पास। अरे सुमित्रा, तुम टेंशन ना लो। मैं सेठ के पास जाऊंगा और कुछ उधार ले आऊंगा। जैसे ही हमारी फसल बड़ी होगी उसके बाद हम उन्हें पैसे लौटा देंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। जल्दी जाइए और पैसे लेके आइए। आलोक सेठ के पास जाता है। सेठ जी, हमें खेती करनी है। खेती करने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बीज खरीद सकें, इसलिए अगर आप कुछ उधार दे देते तो हमारी खेती हो जाती। जैसे ही हमारी फसल बिक जाएगी हम आपको सारे पैसे लौटा देंगे। हाँ आलोक, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा। जैसे ही खेती हो जाएगी मेरे पास पैसे तो आ ही जाएंगे और मैं फिर इनके पैसे भी लौटा दूंगा, तो मेरे खेत भी नहीं जाएगा। ये सोचकर वो मान जाता है। सेठ उसे पैसे दे देता है और वो घर आ जाता है। सुमित्रा, सेठ जी ने पैसे दे दिए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि अगर हमने उनके पैसे जल्दी नहीं लौटाए तो वो हमारा खेत ले लेंगे। अरे कोई बात नहीं, हमारी जैसी ही फसल बड़ी होगी हम उनके पैसे दे देंगे। फिर वो बाजार जाकर बीज लेकर आता है और खेत में डाल देता है। वो खेत में बहुत मेहनत करता है। कुछ दिनों बाद उसकी फसल बड़ी बड़ी हो जाती है। उनके ही पास में मदन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो आलोक से बहुत जला करता था और जैसे ही उसने देखा कि आलोक की फसल बहुत अच्छी आई है वो और ज्यादा जलने लगा। अरे, इसकी फसल तो इतनी ज्यादा अच्छी हो रही है, अगर इसने इस फसल को बेच दिया तो इसके पास काफी पैसे आ जाएंगे और ये मुझसे अमीर हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अभी इस सारी फसल को बर्बाद कर दूंगा। और वो रात में जाकर उस फसल को उखाड़कर फेंक देता है। अगले दिन आलोक जब अपने खेत पर जाता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी सारी फसल टूटी हुई थी। अरे, ये सब किसने किया? ये सारी फसल किसने उखेड़ दी? मेरी सारी मेहनत चली गई और सारे पैसे भी। अब मैं सेठ जी को पैसे कैसे दूंगा? अगर मैंने उन्हें जल्दी पैसे नहीं दिए तो वो मेरा खेत छीन लेंगे। हमारे पास बस एक यही सहारा है। अगर हमसे ये खेत छिन गया तो हमारा क्या होगा? मेरी बेटी रोशनी की शादी कैसे होगी? वो घर आता है और सुमित्रा को सारी बात बताता है। अजी, ये क्या हो गया? कौन हो सकता है जिसने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी? कुछ तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो सेठ जी हमारा खेत ले लेंगे। आप जाकर उन्हें अपना हाल बताइए, क्या पता वो तरस खा ले। वो सेठ के पास जाता है और सेठ को सारी बात बताता है। अरे, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो तुमसे शर्त रखी थी कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा। अब तो तुम्हारा खेत मेरा हुआ। या तो जल्दी से जल्द कल तक पैसे दे दो या फिर तुम्हारा खेत तो मेरा है ही। घर आकर आलोक सुमित्रा को सारी बात बताता है। अजी, अब क्या होगा? अब तो हमारा खेत छिन जाएगा और अब हम अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाएंगे? वही तो हमारे पास एक सहारा है। हाँ सुमित्रा, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम अपने खेत को बेच दें? अगर हम इस खेत को नहीं बेचते हैं तब भी हमारा खेत जा रहा है और फ्री में जा रहा है। अगर हम इस खेत को बेच देंगे तो सेठ के पैसे वापस कर देंगे और थोड़े बहुत जो पैसे बचेंगे उनसे हम अपनी बेटी की शादी कर लेंगे। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। वैसे भी तो हमारा खेत फ्री में जा ही रहा है, इससे अच्छा हम इसे बेच ही देते हैं। और वो एक आदमी के पास जाता है। उससे वो बोलता है, साहब जी,
मैं अपना खेत बेच रहा हूँ। अच्छा, कितने का है तुम्हारा खेत और कितनी बीघा है? मेरा खेत 6 बीघा है और उसके मैं 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ। क्या तुम्हारा 6 बीघा खेत है और तुम सिर्फ 2 लाख मांग रहे हो? ऐसे क्यों? साहब जी, मुझे सिर्फ इस टाइम पर 2 लाख की जरूरत है। 1 लाख मुझे कर्जे में देने हैं और 1 लाख से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। अच्छा, वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम्हारा खेत तो 7 लाख का है, तो तुम 2 लाख क्यों मांग रहे हो? मैं तुम्हें 7 ही लाख दूंगा। अरे नहीं साहब जी, 7 लाख होने में तुम्हारे पास टाइम लगेगा, लेकिन मुझे कल को ही सेठ जी को पैसे वापस करने हैं। अगर मैंने उन्हें पैसे वापस नहीं करे तो वो मेरा खेत छीन लेंगे। अरे तो तुम परेशान क्यों होते हो? मुझसे तुम 1 लाख रुपए ले जाओ और अपना कर्जा उतार दो। बाकी तुम अपने खेत में खेती करो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम मुझे पैसे वापस कर देना। तुम बहुत ईमानदार इंसान लगते हो, इसीलिए मैं तुमसे कोई ब्याज नहीं लूंगा और ना ही तुमसे कोई चीज गिरवी रखने को कहूंगा। ये सुनकर आलोक बहुत खुश होता है और वो पैसे लेकर घर आता है। वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये साहब जी तो बहुत अच्छे हैं। चलो अब जल्दी जाओ और सेठ के पैसे वापस करके आओ, नहीं तो वो हमारा खेत हड़प लेगा। फिर वो सारे पैसे सेठ को वापस कर देता है। बचे हुए पैसों से वो अपनी खेती करता है। कुछ ही दिनों में उसकी खेती अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर से मदन उसकी खेती बर्बाद कर देता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कौन उसका दुश्मन है जो उसकी खेत बार बार बर्बाद कर देता है। वो दुखी होकर यही सब सोचता हुआ अपने घर वापस लौट रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर तुम मुझे कुछ दे दोगे खाने के लिए तो तुम्हारा भला होगा। अब्बा जी, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप ये रख लीजिए, इनसे खाना खरीद कर खा लेना। वो उन्हें पैसे दे देता है। पैसों को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, बेटा, तूने मुझ गरीब की मदद की है। ये ले, ये करेले के बीज हैं और इन बीजों को अपने खेत में डाल दे, तेरा भला होगा। इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। आलोक वहीं से ही वापस हो जाता है और अपने खेत में वो बीज डाल आता है। अगले दिन को जब वो जाकर देखता है तो उन बीजों से लंबी लंबी बेलें निकल आई थी और उन पे बड़े बड़े और ताजा करेले लगे हुए थे। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे, एक ही रात में ये क्या हो गया? इतनी लंबी लंबी बेलें और इतने ज्यादा करेले, वो भी इतने ताजे ताजे। ये बीज जरूर जादुई थे और ये बेलें भी जादुई हैं। वो जैसे ही उन पे से करेले तोड़ता है, उन पर करेले फिर से आ जाते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। उन सारे करेलों को वो लेकर मंडी में अच्छे दामों में बेचकर आता है। मदन को उसके करेले देखकर बहुत जलन होती है और वो कहता है, अरे, इसकी बेलें तो मैंने बर्बाद कर दी थी, इतनी जल्दी ये इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो गई? लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसकी ये बेलें फिर से उखेड़ के फेंक दूंगा। और वो उन बेलों के पास जाकर उन्हें उखेड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उन बेलों के पास जाता है, उसे एक करंट का झटका लगता है और वो दूर आकर गिर जाता है। वो डर के मारे वहां से भाग जाता है और फिर वो उस खेत की तरफ कभी नहीं आता। उन करेलों को बेचकर वो अच्छे मुनाफा कमाता है और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है। उन पैसों से वो और गरीबों की भी अच्छे से मदद किया करता था और वो धीरे धीरे करके बहुत अमीर हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक रामनगर नाम का गांव हुआ करता था। उसमें एक विकास नाम का गरीब किसान रहता था और साथ ही उसकी बीवी भी रहती थी जिसका नाम कमला था। वह बहुत ज्यादा गरीब थे, इतने गरीब कि उनके खाने के भी लाले पड़े थे। इसीलिए उसकी पत्नी एक दिन उससे बोलती है, ए जी, तुम कोई काम वाम ही करो, यूं खाली बैठे रहोगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और जब तुम कमा के लाओगे तो हमारे घर का खर्चा भी चल जाएगा
और हमें 2 वक्त का खाना भी मिल जाया करेगा, जिससे हम अच्छी जिंदगी जिया करेंगे। कमला, तुम तो जानती हो हमारी गरीबी के कारण हमें कोई काम नहीं देता। मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ लोग मुझसे मना कर देते हैं। हमारी गरीबी को देखकर कोई हमें काम नहीं देगा। अभी हमारा समय खराब चल रहा है, इसी वजह से कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, नहीं तो सब हमारा साथ देते। तो जी बताओ, ऐसे भी कब तक चलता रहेगा? अब आप जाओ, कहीं न कहीं कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। आप काम देख कर आओ। अच्छा चलो, मैं काम देख कर आता हूँ। फिर रामू घर से काम देखने के लिए निकल जाता है और एक सेठ के पास पहुँचता है जिसकी एक फैक्ट्री होती है। तो वह सेठ से बोलता है, सेठ जी आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, कृपया करके मुझे नौकरी दे दीजिए सेठ जी। मेरे घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है। देख भाई, मेरे पास तो मजदूर 14 हैं और काम कम है, इसीलिए मैं तुझे नौकरी नहीं दे सकता। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब, मेरे घर में खाना भी नहीं होता है। आप कुछ भी करें, कृपया करके मुझे नौकरी दे दो सेठ जी। देखो भाई, नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मजदूरी कम मिलेगी, सोच लो और देख लो फिर। ठीक है सेठ जी, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं, आप जो चाहे हमें इतनी मजदूरी दे देना। तो ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, आज से ही काम पर लग जाओ। फिर वह काम करने लग जाता है। कुछ दिन काम करने के बाद उससे जलने वालों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोरी का इल्जाम लगते ही वहाँ जो मालिक था उसने उसे वहाँ से निकाल दिया। फिर वह बेचारा मायूस होकर अपने घर की तरफ आ रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि अब तो उसे और कहीं काम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो भी उसे देखता तो वह चोरी का इल्ज़ाम सुनकर उसे काम पर नहीं रखता था। इसी बात से वह बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया था, वह निरपराध था। उस पे केवल झूठा आरोप लगाया गया था, वो भी उसे फंसाने के लिए। कुछ दिन बाद उसके यहाँ उसकी एक दूर की मौसी आ जाती हैं और किसान से बोलती हैं, क्या बात है बेटा विकास, तुम कुछ परेशान लगते हो। मैं इतने दिनों के बाद तुम्हारे घर आई हूँ, लेकिन मुझे कोई हंसी खुशी दिखाई नहीं दे रही। क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। मौसी वो सब ठीक है, कोई भी काम धाम ना होने के कारण थोड़ा परेशान हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। बेटा न तेरे पास कोई काम धाम नहीं है तो तू कोई और काम क्यों नहीं कर लेता, कुछ और कर ले। क्या करूँ मौसी जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से काम नहीं मिला है मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है, समझ में ही नहीं आता क्या करूँ, और सारे काम भी उल्टे होते हैं। अरे बेटे, मेरे पास इस थैली में कुछ खरबूजे के बीज हैं, तू यह अपने खेत में डाल देना। जो खरबूजे हो उन्हें बेचकर पैसे ले लेना, तू ऐसे कुछ पैसे कमाता रहेगा और तेरा घर भी चलता रहेगा, फिर तेरा जीवन पहले की तरह हंसी खुशी हो जाएगा। ठीक है मौसी जी, तुम भी सही कह रही हो। अब जब कुछ नहीं है तो यही करना पड़ेगा, मैं इन बीजों को खेत में जाकर डाल दूंगा। फिर रामू ने सारे बीज अपने खेत में डाल दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वह फसल बहुत अच्छी हो गई। उसकी फसल इतनी ज़्यादा अच्छी हुई थी कि देखकर लोगों को जलन होने लगी। वह रोज़ बाजार में बेचता और बेचने के बदले उसे बहुत अच्छे दाम मिलते थे, जिसकी वजह से उसकी जीवन में खुशहाली आ गई थी। उसके पड़ोस में एक आदमी और रहता था, वह भी खरबूजे का काम करता था, लेकिन विकास की तरक्की देखकर उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। उससे विकास की तरक्की देखी नहीं जा रही थी। उसके मन में विचार आया कि मैं इसकी सारी फसल बर्बाद कर देता हूँ, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और उसने फिर यही किया, बेचारे विकास की सारी फसल बर्बाद कर दी। और दूसरे दिन को जब विकास अपने खेत पर आकर देखता है तो वहाँ थोड़ी सी ही फसल होती है। यह देखकर उसका तो दिमाग ही चल गया, वो तो बावला हो गया, क्योंकि इतना बड़ा सदमा जो लगा था उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अब वो वहीं खड़ा था, तभी इतने में उसकी बीवी भी वहीं आ जाती है। अरे ये क्या हो गया?
बड़ी मुश्किलों से तो हम थोड़े सुधार पर आए थे, वो भी किसी से देखा नहीं गया। लोग कितने चलते हैं हमसे, अब हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे? हाय रे मेरी किस्मत, अब क्या होगा? फिर वो दोनों वहीं खड़े होकर एक साथ रो रहे थे। तभी वहाँ एक तांत्रिक आ जाता है और उनसे बोलता है, क्या हुआ बच्चा, कैसे रो रही हो, क्या बात है? क्या बताऊं तांत्रिक जी, मेरी सारी फसल किसी ने बर्बाद कर दी। बड़ी मुश्किलों से तो हमारा गुजारा हो रहा था, वो भी किसी से नहीं देखा गया। अब मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। अब हमारा क्या होगा, इसीलिए फूट फूट कर रो रहे हैं। अच्छा तू टेंशन मत ले बच्चा, मैं तुझे कुछ सरसों के दाने देता हूँ, तू ये अपने खेत में डाल देना, फिर तेरी फसल पहले जैसी हो जाएगी। अगर हमारी फसल फिर दोबारा ऐसी हो गई तो फिर कोई खराब कर जाएगा और हमें फिर रोना पड़ेगा। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जादुई फसल होगी, और अगर तेरी कोई फसल बर्बाद कर भी देगा तो उसके पूरे शरीर पर खुजली हो जाएगी, और वह जब तक तुझसे माफी नहीं मांग लेगा उसकी खुजली दूर नहीं होगी। फिर विकास देरी न करते हुए तांत्रिक के सरसों के दाने उसी वक्त अपने खेत में लगा देता है, और दूसरे दिन आकर देखता है तो उसकी फसल पहले से भी अच्छी हो गई थी। वह फिर दोबारा सारी फसल तोड़ता और बाजार में बेच कर आता। अब तो उसकी बहुत अच्छी आमदनी होने लगी थी, क्योंकि जादुई फसल होने के कारण नहीं तो वो कभी ख़राब होती और उसके दाम भी अच्छे मिलते थे। लेकिन जो पड़ोसी था उसे फिर जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, और वो बोलता है, एक बार तो बर्बाद कर दी, इसे फिर भी सब्र नहीं मिला, इसने दोबारा लगा दी, अब कैसे ऐसी बर्बाद करूंगा कि दोबारा फसल ही नहीं लगा पाएगा ये। फिर वो अपने घर से निकलकर खेत की ओर जाने लगता है, और खेत पर पहुंचकर जैसे ही वह फसल बर्बाद करना चाहता है तो उसके शरीर में बहुत तेज खुजली होने लगती है। खुजली इतनी ज्यादा हो रही थी कि उठते बैठते सोते जागते हर टाइम उसे खुजली हो रही थी। वह कहीं भी जाता तो खुजाता रहता। एक बार गांव में उसे खुजाते हुए विकास देख लेता और समझ जाता कि हो ना हो इसी ने हमारी फसल खराब करी है, तभी इसके इतनी खुजली हो रही है। फिर दूसरे दिन ही जब विकास और उसकी पत्नी अपने घर होते हैं तो पड़ोसी उसके पास आता है और बोलता है, भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम्हारी फसल खराब कर दी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूं, लेकिन ऐसा तुमने क्यों किया? मैंने तो तुम्हारे साथ आज तक कुछ गलत भी नहीं किया था। चलो फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आगे से कभी किसी का बुरा नहीं करना, नहीं तो अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ बुरा करेगा। फिर बेचारा विकास उसे माफ़ कर देता है। एक गांव में प्रकाश नाम का व्यक्ति अपनी बीवी के साथ एक गरीब घर में रहा करता था। उसके पास खर्चे के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो वह थोड़ा बहुत काम करके अपना खर्चा चलाया करता था। कभी कभी उसके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हो पाते थे। और तो और वह जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही था। इस कारण उनकी गांव में कोई इज्जत भी नहीं करता था। सब लोग जहां कुएं से पानी भरते थे वहां पंकज या उसकी पत्नी सावित्री अगर पानी भरने के लिए चले जाते थे तो गांव वाले उन्हें वहां से भगा देते थे। इन्हीं बातों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी उससे बोलती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं? हमने तो आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया और न ही किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारा टाइम खराब चल रहा है। एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगाएंगे। मैं मजदूरी करके भी इतना नहीं कमा पाता हूँ जितना और गांव वाले कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना एक दिन हमारे पास भी खूब पैसे होंगे और ये गांव वाले हमारी खूब इज्जत करेंगे, फिर हमारा खूब सम्मान होगा। रामू बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी था। यह बात उसके अंदर बहुत अच्छी थी। वह ना तो कभी किसी के साथ धोखा करता और ना ही कभी झूठ बोलता था। एक बार बहुत तेज बारिश पड़ने लगी, बिजली भी कड़कड़ाने लगी, तो रामू डर गया क्योंकि उसका घर कच्चा था
वह जल्दी में अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, सावित्री, चलो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करो। हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, हमारा घर भी कच्चा है, अगर ये ढह गया तो हमारा क्या होगा। जल्दी से अपना जरूरी सामान बांध लो, हम अपने भाई के घर चलते हैं। हाँ जी, बस आप 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से सारा सामान पैक कर लेती हूँ। फिर वह दोनों जल्दी से अपना सारा जरूरी सामान पैक कर लेते हैं। उधर बारिश और तेज बढ़ जाती है। फिर वह दोनों बारिश में भीगते भीगते ही अपने भाई के घर की तरफ जाते हैं और उसकी बीवी भी साथ साथ जाती है। पहुंचते पहुंचते वह उसके घर पहुंच जाते हैं और जाकर बोलते हैं, भाई ओ भाई, भाई गेट खोलो, जल्दी से गेट खोलो, बहुत तेज बारिश पड़ रही है भाई। उसका भाई जैसे ही बाहर आकर देखता है कि वह दोनों बाहर खड़े थे तो बोलता है, अरे इतनी बारिश में भीगते हुए तुम यहाँ क्यों आई हो? ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम्हें इतनी बारिश में आना पड़ा है? भाई तुम्हें तो मेरे घर की हालत पता ही है कि अगर ज्यादा बारिश हो गई तो मेरा घर पानी में बह जाएगा और मेरा सारा सामान भी बह जाएगा। इसी वजह से मेरा जो जरूरी सामान था मैं वो ले आया हूँ और तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या मैं सामान तुम्हारे घर में रख दूँ? अरे यार, मेरी बीवी मुझे बहुत डांटेगी, वो मुझे बहुत सुनाएगी। मैं तुम्हारा सामान अपने घर में नहीं रख सकता, तुम चले जाओ और अपना सामान अपने घर में ही रखना, या कहीं भी रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मैं तुम्हारा सामान अपने घर में नहीं रख सकता। इतना बोलकर रामू का भाई अपने घर के अंदर चला गया। फिर वह दोनों कुछ देर तक वहाँ खड़े होकर सोचते रहे। देखा जी, ये तुम्हारे भाई तुम्हें अपना भाई भी नहीं मानते हैं। नहीं तो ऐसा कौन करता है जो सिर्फ सामान भी नहीं रख सकते। हम कौन सा यहाँ रहने आए हैं, सिर्फ सामान रखने को तो ही बोल रहे थे। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये मेरा भाई नहीं है, ये तो सिर्फ नाम का भाई है। ऐसा कौन करता है? अगर ये चाहते तो मेरा सामान अपने घर में रख सकते थे, मगर चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला बहुत बड़ा है। फिर वह दोनों निराश होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही थी और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण वह दोनों पूरी रात जागते रहे क्योंकि बारिश की वजह से कहीं उनका घर बह ना जाए। फिर जब सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी और फिर रामू काम देखने के लिए बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे बारिश होने के कारण कोई भी काम नहीं मिल पाता है। एक बार वहीं उस गांव में गांव के कुछ बड़े बड़े लोगों ने एक सप्ताह मेला लगवाया। उस मेले में शहर से बहुत बड़े बड़े लोग अपनी मोटर गाड़ियों में आ रहे थे। उनमें एक व्यापारी और भी था जो बहुत ज़्यादा अमीर था। वह भी उस मेले में आया था, लेकिन जैसे ही वह आ रहा था तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उसकी कार कीचड़ में फंस गई और फिर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, और उधर बारिश भी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। तभी वहां से कुछ गांव के आदमी गुजर रहे थे तो व्यापारी उनसे बोलता है, अरे भाई मेरी गाड़ी फंस चुकी है, तुम मेरी कुछ मदद कर दो, मेरी ये गाड़ी यहाँ से निकलवा दो। अरे एक तो इतनी तेज बारिश हो रही है, हम तुम्हारी गाड़ी कैसे निकलवा दे? हमारे बस की बात नहीं है निकलवाना। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, जब देखो इन्हें मदद की पड़ी रहती है। अरे जब इतनी ही बारिश पड़ रही थी तो कार लेके आए ही क्यों थे? इतना बोलकर वह व्यक्ति वहां से चले जाते हैं और बारिश तो लगातार पड़ ही रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह व्यापारी गांव के सभी आते जाते लोगों से आवाज़ लगाकर कह रहा था, लेकिन कोई भी आदमी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। तभी रामू सब में से निराश होकर आ रहा था क्योंकि उसे कहीं भी काम नहीं मिल पाया था। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, इसलिए वो भागते भागते अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वह जैसे ही देखता है कि एक व्यापारी की गाड़ी फंसी होती है तो वह उनसे आकर बोलता है, अरे भाई क्या हुआ और तुम क्यों परेशान हो इतनी बारिश में? क्या हो गया तुम्हारी इस गाड़ी में, बताओ मुझे। अरे क्या बताऊं, मेरी ये गाड़ी बहुत टाइम से फंस गई है और निकल ही नहीं रही है, लेकिन कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। अच्छा चलो मैं निकलवाता हूँ, चलो तुम स्टार्ट करो इसे। फिर वो निकालने की कोशिश करते हैं और रामू पीछे से धक्का लगाता है, लेकिन गाड़ी नहीं निकल रही थी क्योंकि उसके पहिए काफी अंदर तक धंस चुके थे। साहब
इसके पहिए तो काफी अंदर तक फंस चुके हैं, यह ऐसे नहीं निकलेगी। मैं इसके पहियों के बराबर की मिट्टी हटा देता हूँ, आप कोशिश करते रहिए तभी गाड़ी निकल पाएगी। कड़ी मुशक्कत के बाद बड़ी मुश्किलों से वह गाड़ी वहां से निकली और कुछ दूर जाकर रुकी। वह किसान उसे देख ही रहा था कि एक आदमी गाड़ी में से उतरकर आकर किसान से बोलता है, मेरा नाम दीनानाथ है और मैं इस शहर में व्यापारी हूँ। मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ फंसा हुआ था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। मैं यहाँ मेला देखने आया था। अब बारिश रुक चुकी थी तो प्रकाश वहां से जाने लगता है। तभी वह व्यापारी उसे आवाज देता है, अरे भाई प्रकाश, क्या तुम हमें अपने घर नहीं लेकर जाओगे? नहीं नहीं साहब, मैं आप बड़े आदमी को अपने घर कैसे ले जा सकता हूँ? मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। मेरे घर में निरा पानी पानी भरा पड़ा है सब तरफ। आप जाइए और मेला देखिए। नहीं, मैं एक बार तो तुम्हारे घर जाकर ही रहूंगा। अरे साहब, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? चलिए आइए। फिर प्रकाश उसे अपने घर लेकर आ जाता है। अरे सावित्री, देखो हमारे घर ये व्यापारी साहब आए हैं। इनका शहर में बहुत बड़ा व्यापारी का काम है। तुम ऐसा करो, इनके लिए कुछ पानी वानी लेकर आओ। दीनानाथ रामू का टूटा फूटा घर देखकर बहुत ज्यादा उदास हुआ और उससे कहने लगा, अरे भाई प्रकाश, तुम काम क्या करते हो? अरे क्या बताऊं साहब, बस ऐसी ही मजदूरी कर लेता हूँ, इधर उधर का छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वो भी बंद है इस टाइम पर तो। तभी सावित्री अंदर से कुछ थोड़ा सा प्लेट में रख कर लाती है और आकर बोलती है, लो साहब, यही है हमारे घर में जो भी है, कृपया इसे खा लें। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं? और हाँ आकाश, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। क्या तुम मेरे पास काम करना पसंद करोगे? क्या साहब, आप सचमुच मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। मैं ये सोच रहा था कि कोई ईमानदार और सही व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसे रख लूं। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम सही व्यक्ति हो, तुम्हें काम पर रख लेना चाहिए। साहब, कैसे काम होगा, क्या काम होगा और कब काम होगा, आप मुझे सब कुछ बता दीजिए। मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो, वो सब तो वहीं जाकर पता चल जाएगा तुम्हें। और तुम्हें अब इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कुछ दिनों बाद तुम्हें लेने आऊँगा, फिर तुम्हें वहीं शहर में कोई घर दिलवा कर दे दूँगा, तुम वहीं रहते रहना। ये बात सुनकर प्रकाश और उसकी पत्नी सावित्री बहुत ज्यादा खुश हुए। दीनानाथ अपनी गाड़ी लेकर आया और रामू के घर के पास आकर रुक गया। फिर अंदर जाकर उनसे बोला, अरे आकाश, चलो, सारा सामान पैक है ना? चलो जल्दी से चलो, चलते हैं। फिर दीनानाथ उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर ले गया और शहर जाकर उन्हें एक नया घर दिलवा दिया। उनका नया घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। फिर प्रकाश भी धीरे धीरे सारा काम समझ गया और अच्छा काम करने लगा। वह महीने में अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। यही देखकर कुछ दिनों बाद उसके गांव के लोग एक एक कर उसके घर आने लगे। गांव के लोगों को आता देख प्रकाश अपनी बीवी से बोला, अरे देखा तुमने, मैं तुमसे कहता था ना कि ये जो लोग हमें परेशान करते हैं एक दिन लाइन लगाएंगे हमसे मिलने के लिए। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यार आप नहीं करते हो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज